नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ी जाने वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर तथा लाइक भी करिए। थैंक यू। आइए आज सुनते हैं मृदुला गर्ग द्वारा रचित उपन्यास उसके हिस्से की धूप, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। आज अचानक जितेंद्र से फिर भेंट हो गई। 4 साल बाद, वह भी नैनीताल में। वह व्हीलर की दुकान पर खड़ी किताबें देख रही थी कि सहसा एक परिचित स्वर ने उसे चौंका दिया। कोई हल्की फुल्की किताब दीजिए, रास्ते में पढ़ने के लिए, वह कह रहा था। बिल्कुल जितेन की तरह उसने सोचा ही था कि अन स्टैनले गार्डनर की किताब हाथ में थामे जितेन उसके ठीक सामने था। 4 वर्ष का अंतराल इतना लंबा नहीं होता कि लोगों में कोई खास बदलाव आए। जितेन में भी नहीं आया था। उसका सब कुछ वैसा का वैसा था। लंबा पतला शरीर, कुछ झुके झुके से कंधे, कनपटियों के पास सफ़ेद पड़ रहे छोटे छोटे बाल और सांवला गंभीर चेहरा जो मुस्कुराता बहुत कम था। इसका यह मतलब नहीं कि वह हर वक्त गंभीर ही बना रहता था, सिर्फ यह कि जब गंभीर नहीं रहना चाहता था तो मुस्कुराकर नहीं रह जाता था, खुलकर हंस देता था, और जब हंसना नहीं चाहता था तो औपचारिक मुस्कुराहट ओढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता था, गंभीर बना रहता था। अभी भी वह नहीं मुस्कुराया और हंसने का तो कोई कारण था ही नहीं, लिहाजा गंभीर बना रहा। वह खुद मुस्कुरा रही थी, एक असमंजस भरी मुस्कुराहट जो खुशी से नहीं, घबराहट और बेचैनी से आप चेहरे पर फैल जाती है। जैसी उम्मीद थी, इसी घबराहट के मारे बोली भी वही पहले। यही उसका तरीका है, कुछ न कुछ बोलकर अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश करना और यूं उसे और बढ़ा बैठना। ऐसा नहीं है कि वो इस खतरे से वाकिफ नहीं है, पर न जाने क्यों बेचैनी में उससे चुप नहीं रहा जाता। अरे, तुम नैनीताल में क्या कर रहे हो? उसने ऐसे कहा जैसे नैनीताल आने से जितेन को कोई कानूनी मनाही हो। एक कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, जितेन ने उत्तर दिया, और बदले में यह नहीं पूछा कि वह यहाँ कैसे आई है। वह उसी असमंजस के साथ एक बार और मुस्कुराई और बोली, कब तक हो यहाँ? कल शाम तक। कहाँ ठहरे हो? स्विस होटल में। उसे ठीक ठीक नहीं सूझा कि आगे क्या कहे, इसलिए जरा देर के लिए चुप हो गई। जितेन ने कुछ नहीं कहा, एक नज़र उसे सिर से पैर तक देखकर प्रतीक्षा करता रहा कि वह और कुछ कहे। आग्रह के साथ उसकी निगाह उसके चेहरे पर टिकी रही, आग्रह के साथ पर अधीरता के साथ नहीं। इस नज़र में बेचैनी और बढ़ा दी और बोल पड़ी, मैं सामने वाले कैफ़े में एक कप कॉफ़ी पीने की सोच रही थी, चलोगे? अब तो खाने का समय हो रहा है। जितेन ने कलाई तो बदी घड़ी पर नज़र डालकर कहा, पास ही एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वहाँ खाना जो खा लें। मनीषा को लगा जितेन को शायद याद है कि उसे भी चाइनीज़ खाने का उतना ही शौक है जितना खुद जितेन को। वो फौरन मान गई। दोनों कोपाक बाना में जा बैठे। बैठते ही जितेन ने एक के बाद एक ढेर सारी चीज़ों का ऑर्डर दे डाला। चाइनीज चाउमीन, अमेरिकन चाप सुई, चिकन चिली, स्प्रिंग रोल्स और जैस्मिन टी। इतना कौन खाएगा? मैं, जितेन ने कहा। और तुम्हें ठीक से खाना चाहिए, कितनी दुबली हो रही हो, खाली जैस्मिन टी पीने से कैसे चलेगा? सुनकर अनायास उसकी आंखों में आंसू आ गए, फिर अपनी कमजोरी पर गुस्सा, पर हल्का सा, बस इतना कि आंसू निकलने से थम गए और वो मुस्कुरा दी। जितेन को अभी भी याद है कि वो जैस्मिन टी उसे इतनी भली लगती है कि चाइनीज रेस्तरां में बैठकर वो खाती कम है और चाय अधिक पीती है। 4 साल पहले जितेन ने सिर्फ यह लक्ष्य ही नहीं किया था, उसे अब तक याद भी रखा हुआ है। उसने पलके उठाकर जितेन को एक नज़र देखा। अब होठों के साथ साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा दी और देर तक मुस्कुराती रहीं। तभी बहरा आकर बहुत कुछ उसकी प्लेट में डालने लगा। ना ना ना, वो व्यस्त हो उठी। मेज पर रख दो, हम खुद ही ले लेंगे, और पहले जैस्मिन टी ले आओ, जितेन ने कहा और खिलखिलाकर हंस पड़ा। मनीषा भी हंस दी। हालांकि उसे इसमें हंसने का कोई कारण नजर नहीं आया, पर जितेन का साथ यही होता है, हंसने के बाद आदमी सोचता है कि वो हंसा क्यों। कई बार उसे खींच भी आती थी। हंसे क्यों? वो पूछती थी। ऐसे ही मनाई है क्या? वो कहता, और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ता। तब अपनी मनस्थिति के अनुसार वह या तो हंस देती थी या खींच कर कह उठती थी, अजीब आदमी हो तो, बिना कारण हंसते हो और कारण होने पर हंसते नहीं।
आज वह हंस दी। फिर चाय आ गई। वो केतली उठाकर मनोयोग से प्याले में चाय उड़ेलने लगी। यह काम करने के लिए उसे अपना सिर कुछ झुका लेना पड़ा था, पर वह साफ अनुभव कर रही थी कि जितेन की अपलक दृष्टि उसी पर टिकी हुई है और अब उसका चेहरा कुछ देर पहले की हंसी की याददाश्त तक जाहिर नहीं कर रहा। वह ज़रूरत से ज़्यादा देर तक अपने प्याले में चम्मच घुमाती रही, कुछ इसलिए कि सिर उठाकर उससे नज़रें मिलाने में उसे परेशानी महसूस हो रही थी और कुछ इसलिए कि ऐसा करने से हो सकता था जितेन उसे देखना बंद कर देता। वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, पर फिर वक्त खिंचते खिंचते इतना खिंच गया कि उसे बेचैनी महसूस होने लगी। कहाँ रह रहे हो आजकल? अनायास वो चुप्पी तोड़ बैठी। वहीं बेंगलुरु में। ओह वहीं, उसने कहा और इंतजार करने लगी कि अब वह भी उससे पूछेगा कि वह कहाँ पर है, पर उसने नहीं पूछा। बस प्लेटें उठाकर सामने कर दी और कहा क्या लोगी। फिर दोनों चुपचाप खाना खाते रहे, चाय पीते रहे, बाहर का नज़ारा देखते रहे और बीच बीच में एक दूसरे को। वह देखती और उसे देखता पाकर मुस्कुरा देती। वह अपने देखने को उसे देखने पा मुस्कुराता नहीं था और ना ही देखना बंद करता था, बस उसका देखना और गहरा हो जाता। आंखों में जैसे दृष्टिमयता की स्पष्ट लहरें दौड़ जाती। बाहर धूप छटने लगी थी। क्षितिज तक उठती हरी घास से ढकी पहाड़ियाँ हवा में हल्के हल्के कांपने लगी थी। कोई खास बात नहीं थी, बस शाम हो रही थी और जो कांप रही थी वो वास्तव में सामने ताल के तरंगित पानी में पड़ रही पहाड़ियों की प्रतीक छाया थी। क्या बज गया? मनीषा ने पूछा, हालांकि उसकी अपनी कलाई पर भी घड़ी बंधी थी। 3, जितेन ने कहा। वह आगे कुछ नहीं कहकर चुपचाप बैठी रही। जाहिर था कि यह प्रश्न उसने केवल जितेन की आवाज़ सुनने के लिए किया था। यूँ तो उसकी चुप्पी भी उसे भली लग रही थी, पर बीच बीच में 2-4 शब्द कह सुन लेने से उस चुप्पी में उसका भी हिस्सा हो जाता था और चुप्पी के अस्तित्व में अंतर भी नहीं पड़ता था। हवा का जोर बढ़ चला। आसमान के नीचे धुंध लहराने लगी और उसके पीछे हरी पहाड़ियाँ रस्सियों की तरह झूलने लगी थी। उसे लगा अगर जितेन का हाथ पकड़कर वो अभी बाहर दौड़ जाए तो एक एक सीढ़ी पर एक एक कदम रखती आसमान तक पहुंच सकती है। लगता था दिन का उजाला तय नहीं कर पा रहा कि आगे बढ़ते अंधेरे के लिए रास्ता छोड़े या नहीं। इस कश्मकश में वो धीरे धीरे और ठहर ठहर कर पीछे हट रहा था। अंधेरा भी फूक फूक कर कदम आगे बढ़ा रहा था। अभी तक सबसे ऊपर वाली सीढ़ी तक ही पहुंच पाया था। नीचे सिर्फ उसकी छाया थी जो सीढ़ियों की आपसी दूरी को घटा रही थी। यूँ भी पहाड़ों पर समय असमय कभी भी झुकता गिराता है। कभी कभी भरी दोपहरी में ही यह भ्रम पैदा कर देता है कि शाम हो रही है। फिर यहाँ तो पत्थर और पानी का ऐसा अद्भुत समन्वय है कि बोध ही नहीं रहता क्या यथार्थ और क्या प्रतीक्षाया। 1 महीने से वह नैनीताल में रह रही है। ढलते दिवस पर छा रही धुंध उसने पहले भी देखी है, पर पहाड़ियों का सामीप्य यह आज पहली बार देखा है। और पहली बार ही देखी है उनकी हरियाली, उनकी ऊंचाई, उनका यह अलौकिक कंपन। आज तक तो उन्हें महज एक के ऊपर एक बने खेत और जंगल कहकर टालती आई थी। आज ही उसने देखा है धूप में वो चमकी हैं, हवा में वो कांपी हैं और अंधेरे में वो मिल गई हैं। हो सकता है यह जितेन की चुप्पी के कारण हो या महज उसके सामीप्य के कारण। आज जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि 2 इंसानों की चुप्पी इनके सामीप्य का कारण बन सकती है और उनका सामीप्य उनके चारों ओर फैली निर्जीव वस्तुओं तक में संवेदना का वह रंग बोल सकता है जो उन्हें स्मृति का विशद अंग बना डालता है। और जीवन है ही क्या, स्मृतियों का अंबार ही तो है। इतना सब मनीषा सोच रही थी, कह नहीं रही थी और न यह जानने का प्रयत्न कर रही थी कि जितेन भी ऐसा सोच रहा है या नहीं। वह पूरे विश्वास के साथ अनुभव कर रही थी कि जितेन जो भी सोच रहा है उसमें मनीषा कहीं है जरूर। हो सकता है तार्किक दृष्टि से देखती तो मनीषा समझ जाती कि यह चुप्पी और यह सामीप्य उसने जीवन में पहली बार नहीं महसूस किया है, पर उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता। जो सत्य था सिर्फ यह कि आज इस क्षण वह फिर एक बार यह महसूस कर रही थी कि एक अन्य व्यक्ति के सामीप्य ने, जो चुप्पी के कारण हो या चुप्पी के कारण, आसपास का पूरा माहौल आत्मीयता से सराबोर कर दिया हो। सहसा उसके लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक हो गया कि जितेन नैनीताल अकेला आया है या किसी और के साथ। यहाँ अकेले आए हो? उसने पूछा। जितेन ने चौंक कर कहा।
अपना प्रश्न स्वयं सुनकर वो समझ गई कि ये पूछना बेकार है। यहाँ कॉन्फ्रेंस में अकेला ही तो आएगा, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि वो अकेला है। खोज की शुरुआत ऐसे ही करनी होगी। यहाँ क्या अकेले आए हो? उसने अपना प्रश्न दोहरा दिया। जितेन शायद समझा नहीं। क्षण भर के लिए वो झिझकी, फिर पूरा दम लगाकर प्रश्न फेंक गई। फिर शादी नहीं की? एकदम उत्तर न देकर वो क्षण भर उसके चेहरे की ओर देखता रहा, फिर बोला नहीं। उसने मानना चाहा कि जितेन ने जानबूझकर उत्तर देने में देर की है, जिससे वह समझ जाए कि वह हद से गुजर गई है। उसे ये प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं है, पर उसके देखने के ढंग ने उसे यह मानने नहीं दिया। हाँ, यह जरूर मान गई कि यह प्रश्न पूछकर उसने जितेन की दुखती रफ को बेच दिया है। पर क्या करती, पूछना आवश्यक हो गया था। सच कहा जाए तो उसका चोट खाना उसे भला ही लगा। उसकी आहत दृष्टि ने उसे मौका दिया अपनी भावुकता को और बढ़ावा देने का। उसने कुछ देर प्रतीक्षा की, शायद जितेन उससे पूछे वह किसी के साथ आई है या अकेली। पर जब उसने नहीं पूछा तो खुद ही एक प्रश्न और पूछ बैठी, यद्यपि वो पहले भी पूछा जा चुका था। कब तक हो यहाँ? कल शाम तक, जितेन ने कहा, और इस बार पूछ ही लिया। और तुम? 3-4 दिन और। जितेन कुछ देर चुपचाप सोचता रहा, फिर अपनी दृष्टि उसके चेहरे पर टिका कर बोला, फिर मिलोगी कल? कहाँ? यहीं या स्विस? कहीं भी जहाँ तुम्हें सहूलियत हो। यहाँ ठीक रहेगा। ठीक है, लंच आवर में आ सकोगी? 1:30 बजे? 1:30 बजे? वो सोचने लगी, संभव होगा या नहीं। क्यों नहीं आ सकोगी? किसी और समय? पर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? वह तो है, पर तुम आ सको तो समय इधर उधर कर सकता हूँ। मैं सोच रही थी, क्या अगर अब कह दूँ और आ ना सकूँ तो? कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार ही करता रहूँगा, और क्या। उसे लगा जितेन कह रहा है कि वो अब तक इंतजार ही तो करता रहा है, जब तक वो आ न जाए। जब तक वो इतना करने के लिए तैयार है तो उसके लिए न कहना संभव नहीं है। ठीक है, उसने कहा, आ जाऊंगी। सोचा कुछ न कुछ इंतजाम कर ही लेगी। फिर पूछा, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई क्या? नहीं तो, जितेन ने कहा, 3 बजे से शुरू है। 3 तो बज चुके हैं। हाँ, बस चलते हैं। पहले क्यों नहीं कहा? तुम्हें इतनी देर करा दी। वो एकदम उठ खड़ी हुई। कोई देर नहीं हुई, अगर हुई है तो मैंने खुद की है, जानबूझकर। बैठो अभी, जितेन ने कहा और हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ आप से आप आगे बढ़ा और उसके हाथ में थम गया। मंत्रमुग्ध सी वह बैठ गई। कल आओगी न जरूर? उसने हल्के से उसके हाथ को दबाकर कहा। आश्चर्य के साथ उसने महसूस किया कि आज 4 वर्ष बाद मिलने पर जितेन के हाथ के हल्के से स्पर्श से उसका शरीर पैरों के तलवों तक झंझना उठा है। पलकें बोझिल होती हैं, आवाज़ गले में रुक गई है। भरे गले को खंगार कर किसी तरह हाँ कहे उससे पहले ही उसने उसका हाथ छोड़ दिया। बेरा बिल ले आया और वह उसे अदा करने में मशगूल हो गया, शायद जल्दी जल्दी वहाँ से चल देने के इरादे से। उसने बिल और टिप की रकम ठीक ठीक गिनकर प्लेट में छोड़ दी। क्षण भर बाद दोनों रेस्तरां के बाहर थे। अच्छा, जितेन ने सिर हिलाकर कहा, कल मिलेंगे। और उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बगैर लंबे लंबे बेडग भरता दाईं ओर मुड़ गया। थोड़ी देर तक वो वहीं खड़ी उसे जाते देखती रही, फिर अपने घर YWCA टूरिस्ट हॉस्टल जाने के लिए मुड़ गई। 1-1.5 मील का वह रास्ता उसने कई मनस्थितियों से गुजरते हुए पार किया। जब चलना शुरू किया तो अपने आप पर हंस रही थी, अपनी उस बचकानी भावुकता पर जिसने उसे जितेन की स्पष्ट मात से यूं बेचैन कर दिया था। भला 32 वर्ष की सूझबूझ वाली अनुभवी औरत भी कहीं ऐसा महसूस करती है? यह काम तो 16-17 साल की कुंवारी लड़कियों का है। उसने अपने को एक डांट पिलाई और तेज चाल से आगे बढ़ने लगी, पर कुछ दूर जाने के बाद उसके कदम अपने आप शिथिल पड़ गए। उसे अपने ऊपर टिकी जितेन की दृष्टि की गहराती लहरें याद आ गई थी और पूरी तरह उनका स्वाद लेने के लिए जरूरी हो गया था कि वो धीमे धीमे चले। फिर यूं धीमे धीमे चलते चलते उसे यह भी याद आ गया कि जितेन ने फिर विवाह नहीं किया है। सोचकर उसके होठ बरबस गुदगुदाकर संतुष्ट मुस्कुराहट में फैल गए और काफ़ी दूर तक वो मुस्कुराती चली गई। पर एक झटके के साथ उसे अपनी मुस्कुराहट बेहद बेमानी लगने लगी। जितेन ने विवाह किया या नहीं, इससे उसे क्या प्रयोजन, जो उसे लेकर वह यूं आंखें अंधी किए सड़क पर बेमतलब मुस्कुराती चली जा रही है, ठीक किसी मंदबुद्ध छोकरी की तरह। होठ बींचकर उसने अपने को दुत्कारा और घर की ओर जाते अपने कदम तेज कर लिए। कदम उसके फिर शिथिल नहीं हुए।
पर कुछ देर बाद होठों पर मुस्कुराहट लौट आई। उसे ख्याल आ गया कि यह किस्सा यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, कल जितेन से फिर मुलाकात होगी, वहीं कोपाक बाना में। यह ख्याल जैस्मिन टी की तरह मोहक था। उसकी बीनी बीनी गेंद उसके नथनों से फिसलकर होठों पर आ टपकी थी और वह बरबस मुस्कुराने पर मजबूर हो गई थी। टूरिस्ट हॉस्टल की इमारत पीछे छूट गई। अपनी आदत के अनुसार मनीषा जब उससे आगे निकल गई, तब जाकर ख्याल आया कि मंजिल तो पीछे ही रह गई। कहीं जाने के लिए निकलने पर उसके साथ यही होता है। जब तक राह परिचित लगती और बिना उसकी ओर देखे अंतः प्रज्ञा द्वारा आगे बढ़ती चली जाती है। फिर जब आसपास की अपरिचित बरबस उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, वह चौंक कर रुक जाती है और कदम लौटा लेती है। सड़कों के साथ यह करना जितना आसान है, जिंदगी के साथ उतना ही कठिन। आदमी जब तक लौटे लौटे मंजिल बदल जाती है। वाह, क्या दार्शनिक विचार है। वो जोर से अपने ऊपर हंस दी और टूरिस्ट हॉस्टल के भीतर घुस गई। अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी हंसी ही नहीं, होठों की मुस्कुराहट तक गायब हो चुकी थी। उसका शरीर ढीला और सुस्त पड़ने लगा। रोज दररोज की उबाऊ और अन्य मनस्ता उस पर यूं हावी होने लगी कि वहां पहुंचते ही वह एक लंबी जम्हाई ले उठे। अखबार हाथ में लिए आराम कुर्सी पर पीठ टिकाए मधुकर अधलेटा सा पड़ा था। उसके पैरों की आहट सुनकर हाथ का कागज नीचे रखकर बोला, बहुत देर कर दी? हाँ, 4 बज गए। हाँ, कहाँ गई थी? लाइब्रेरी। इतनी देर तक? हाँ, मैं तो 3 बजे से लौट आया हूँ। प्रोफेसर ह्यूम से बातचीत खत्म भी नहीं हुई थी, पर मैंने सोचा कि तुम अकेली बोर हो रही होगी। वो चुप रही। चाय तक नहीं पी? मधुकर ने फिर कहा। उसका मन हुआ कह दे पी लेते, मैंने तो पी ली है, पर कहा नहीं। मेरे को बुलाने के लिए घंटी बजाकर बाथरूम में घुस गई। हाथ मुंह धोकर लौटी तो बैरा चाय लेकर आ गया। उसने चुपचाप केतली उठाकर चाय प्याले में डाल दी, फिर प्याला उठाकर मुंह से लगाया तो जैस्मिन टी के बाद उसका यह जायका कड़वा कड़वा सा लगा। बहुत तेज है, उसने कहा। ठीक तो है, मधुकर ने कहा। तुम चाय पीती हो या पानी? जैस्मिन टी, उसने कहना चाहा पर कह नहीं पाई, चुप रही। कौन कौन सी किताबें ले आई हो? मधुकर ने पूछा। कोई नहीं। तो क्या दिन भर लाइब्रेरी में ऐसे ही घूमती रही? नहीं, पढ़ती रही। क्या बात है? मधुकर ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखते हुए पूछा। तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्यों, तबीयत को क्या हुआ? इतनी चुपचाप जो हो। वो एकदम खींच उठी। आदमी की तबीयत क्या तभी ठीक हो सकती है जब वो लगातार बकर बकर करता रहे, उसने कहा। कमाल है, मधुकर भी खींच उठा। तुमसे तो कोई अच्छी बात भी की जाए तो जवाब ईंट पत्थर से देने लगती हो। इसमें ईंट पत्थर कहाँ से टपक पड़े? कैसे बोलती हो तो? ठीक तो बोल रही हूँ, उसने अपना स्वर एकदम धीमा करके कहा। वह इस वक्त झगड़े के मूड में बिल्कुल नहीं थी। बस थक गई हूँ यहाँ से लाइब्रेरी तक जाने में ही, मधुकर ने मुस्कुराकर कहा। यानी उसने भी लड़ने का इरादा स्थगित कर दिया था। उसने चैन की सांस ली और चाय के प्याले से चुस्कियां भरने लगी। प्रोफेसर ह्यूम से झक मारते मारते थक तो मैं भी गया हूँ, मधुकर ने बदन तोड़ते हुए कहा। सोच रहा था चाय पीकर घूमाऊं तो दिमाग हल्का हो जाए। मौसम बढ़िया है, चलोगी? मैं बहुत थकी हूँ। कुछ देर आराम कर लो, फिर चलेंगे। इस वक्त मन नहीं है। तब चलो घूमने न सही बोटिंग करने चलते हैं। नाव मैं चलाऊंगा, तुम आराम से बैठी रहना। तुम हो आओ। छोड़ो, फिर मैं ही जाकर क्या करूँगा, उसने नाराज होकर कहा। नहीं, सच तुम हो आओ, मनीषा ने स्वर को मीठा बनाकर कहा। नहीं, मुझे उतना शौक भी नहीं है, रहने देते हैं। वो समझ रही थी कि मधुकर उसे जाने के लिए इसलिए मना रहा है क्योंकि वह सोचता है कि उसे कमरे में अकेले छोड़कर उसका घूमने चले जाना उसे अवश्य नागवारा गुजरेगा। यह वैवाहिक जीवन भी अजीब चीज़ है। वह सोच रही थी जो करो एक साथ, साथ बैठो, साथ बोलो, चाहे बोलने को कुछ हो चाहे नहीं, साथ घूमो, साथ दोस्त बनाओ, चाहे एक का दोस्त दूसरे को कितना ही नामुराद क्यों न लगे, साथ खाओ और साथ सो, चाहे एक के खराटे दूसरे को सारी रात जगाए क्यों न रखे। वह थका है दिमाग से और कसरत करना चाहता है। वह थकी है जज्बात से और अकेले रहना चाहती है। पर चूंकि वे विवाहित हैं इसलिए ज़रूरी है कि जो भी करें दोनों करें, चाहे उससे एक को कितनी ही कोफ्त क्यों ना हो। अगर वे दोस्त होते तो एक अपना ठौर सड़क पर घूमने निकल जाता, दूसरा सोने अपने ठौर चला जाता, पर अब उन दोनों का ठौर एक ही है। वास्तव में सुबह प्रोफेसर ह्यूम से मिलने जाते समय भी मधुकर ने तजवीज़ रखी थी कि वह भी साथ चले। मनीषा ने ही इनकार कर दिया। प्रोफेसर ह्यूम अर्थशास्त्र के कितने विज्ञ और विश्वविख्यात प्रोफेसर हैं,
अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पर उन्होंने कितनी प्रशंसनीय कार्य किया है। उनसे मिलकर इस विषय पर चर्चा कर पाना मधुकर के लिए कितने सौभाग्य की बात है। उनके नैनीताल रहते उनका भीमताल आना कितना महत् संयोग है। ये सब मधुकर जोशो खरोश के साथ कई बार उसे समझा चुका था, पर उनकी इस महत्वशाली परिचर्चा को सुनने के लिए 15-16 मील भीमताल जाने के लिए मनीषा कतई तैयार नहीं थी। अर्थशास्त्र उसके लिए जिज्ञासा का विषय नहीं है। उसके कई बार समझाने पर भी उसके पीछे वो खूब मजे में रह पाएंगी। मधुकर यही एहसास लेकर विदा हुआ कि छुट्टियों में नैनीताल लाकर अपने काम के लिए उसे अकेला होटल के कमरे में बोर होने के लिए छोड़ जाना शोभनीय बात नहीं है। उसके बगैर वह बोर होगी ही, इसका उसे पूरा विश्वास था। चाहो तो लाइब्रेरी हो आना। जाते जाते उसने प्रस्ताव रखा था। मनीषा को प्रस्ताव बुरा नहीं लगा था। अब बार बार उससे बाहर घुमा लाने का आग्रह करके वह अपनी सुबह की उपेक्षा का प्रतिकार कर रहा है। वह आश्वस्त था कि उसका बाहर जाने से मना करना रूठना भर है, और मना करने के साथ साथ न रूठने के दावे करना रूठने के नाजो अंदाज। वह एक अच्छा पति था, जो अच्छा पति होने के साथ अच्छा प्रेमी होने का दम भरता था। अच्छा प्रेमी होने पर फक्र करता था। रूठने पर प्रेमिका को मनाना वो अपना कर्तव्य मानता था, लिहाजा मनाए चला जा रहा था। वह सोच भी नहीं सकता था कि मनीषा को इससे कोफ्त भी हो सकती है। हाँ, मनीषा की जगह वो खुद होता तो अवश्य कोफ्त महसूस करता। उसके हर इसरार पर मनीषा को कोफ्त बढ़ती जा रही थी। वो चिल्लाकर कहना चाहती थी, मेरा पीछा छोड़ो, नहीं जाना मुझे बाहर। पर वह भी मधुकर से प्यार का दम भरती थी, इसलिए कभी कभी ही अपने को ऐसा प्रदर्शन करने की अनुमति देती थी। आखिर हुआ यह कि और बहस से बेजार होकर उसने कह दिया, ठीक है, चलो बोटिंग कराते हैं।